आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी। दोस्तों, बादशाह अकबर बहुत विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियां बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान थे। लेकिन बादशाह अकबर की अधिकतर पहेलियों का उत्तर बीरबल ही दे पाते थे, इसलिए बादशाह अकबर उनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में बादशाह अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से निंदा कर रहे थे। बादशाह अकबर को यह सब बुरा लगा, कारण वे बीरबल को बहुत मानते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग व्यर्थ में बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर और बुद्धिमान हैं। बादशाह अकबर के ऐसा कहने पर वे लोग बोले, बादशाह सलामत। आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, उन्हें हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह आपने एक हिंदू को काफी सिर चढ़ा रखा है। उस दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो बादशाह अकबर ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो आज बीरबल यहाँ नहीं हैं, मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो तुम चारों को प्राणदंड दिया जाएगा। बादशाह अकबर की बात सुनकर चारों सभासद भयभीत हो गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह अकबर ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? बादशाह अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप रह गए। उनकी समझ में प्रश्न का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक सभासद ने कहा, हुजूर, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी चीज है। दूसरे सभासद ने कहा, बादशाह सलामत की सल्तनत सबसे बड़ी है। उस सभासद का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, अच्छी तरह सोचकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को प्राणदंड दिया जाएगा। तीसरे सभासद ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों का समय दिया जाए। बादशाह अकबर ने कहा, इसमें कोई एतराज नहीं है, मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। चारों सभासद सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले। उनके चेहरे लटके हुए थे। प्राणदंड के नाम पर चारों सभासद पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर हैं। बस हमें बचा लीजिए, चारों सभासद बोले। तब बीरबल ने उनसे कहा, तुम चारों में से 2 जने अपने कंधों पर मेरी चारपाई उठाकर महल तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूंगा। एक मेरी जूतियां लेकर चलेगा। बोलो मंजूर है? अगर किसी अन्य समय बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे ऐसा कभी न करते। लेकिन अब जब उन्हें प्राणदंड दिए जाने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाए, उनका हुक्का और जूतियां लिए हुए महल की ओर चल दिए। बीरबल हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस विचित्र दृश्य को देख रहे थे। चारों ने बीरबल की चारपाई को दरबार के मध्य में रख दिया।
बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। संसार में सबसे बड़ी चीज गर्ज है। बादशाह अकबर मुस्करा उठे। दरअसल वे उन चारों को यह सबक सिखाना चाहते थे कि बीरबल की निंदा करना छोड़ दें। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा अक्सर ही लेते रहते थे। एक रोज बादशाह अकबर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी अंगुली से निकाली और एक विश्वसनीय दरबारी को देते हुए कहा, यह राज की बात है। किसी को बताना नहीं है और सबसे छिपाकर रखना है। दरबारी ने सिर झुकाकर बादशाह के हुक्म को सिर माथे पर धर लिया। दरबार में बीरबल आए तो बादशाह बोले, बीरबल, क्या तुम्हें पता है, हमारी अंगूठी आज सुबह से ही नहीं मिल रही है। पता नहीं कब अंगुली से निकलकर गिर गई। बीरबल यह सुनकर अवाक रह गए। शहंशाह ने आगे कहा, लगता है उसे किसी बाहरी आदमी ने लिया है। तुम तो ज्योतिष विद्या के जानकार हो, यह काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूं। अंगूठी का पता जल्द से जल्द लगाओ। बीरबल ने इधर उधर गौर से देखा, फिर शहंशाह की आंखों में देखा, इसके बाद दरबारियों के चेहरों की तरफ देखा। बीरबल को पता था कि बादशाह सलामत की वह अंगूठी बहुत ही मूल्यवान है और वह उसे बहुत ही संभाल कर रखा करते हैं। वह कहीं गुम नहीं हो सकती या चोरी नहीं हो सकती। बीरबल ने बहुत सोचने विचारने के बाद कहा, हुजूर, मेरी तीसरी दृष्टि साफ बताती है कि जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल के इतना बोलने पर दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल की निगाह सबके चेहरे पर घूम रही थी। इतने में बीरबल ने देखा कि बादशाह के सिंहासन के पास बैठा एक दरबारी घबराकर अपना मुंह और दाढ़ी टटोल रहा है। बादशाह ने उस दरबारी को ही अंगूठी दी थी। बीरबल से उस दरबारी की हरकत छिपी नहीं रह सकी। बीरबल ने तुरंत ही उस दरबारी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए जहांपनाह, आपकी अंगूठी को चुराने वाला चोर आपके सिंहासन के पास ही बैठा है। शहंशाह अब क्या बोलते। वह बीरबल की चतुराई से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, वास्तव में ही तुम्हारे पास तीसरी नजर है। दरबारी भी बीरबल की इस बुद्धिमता से आश्चर्यचकित थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 2 अकबर ने सबक सीखा। अकबर बीरबल कहानी। दोस्तों, अकबर हमेशा एक अच्छे प्रशासनिक बनना चाहते थे। वह सोचते थे कि बादशाह के रूप में उन्हें अपने राज्य की सही तस्वीर नहीं मिल सकती थी। वह अपने राज्य और अनेक विषयों के बारे में एक आम आदमी बनकर जानना चाहते थे। अक्सर वे भेष बदलकर आगरा शहर में घूमते थे। उनके मंत्री बीरबल यह ठीक नहीं मानते थे क्योंकि इससे बादशाह को खतरा हो सकता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब बादशाह भेष बदलकर निकलने को तैयार थे, बीरबल ने अपनी असहमति जताई, जहांपनाह, यह ठीक नहीं है। एक बादशाह का जीवन कीमती है और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन अकबर ने बीरबल की चेतावनी की परवाह नहीं की और गली से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अकबर को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उस आदमी का सामना करने की सोची। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। घुमंतु, आदमी ने जवाब दिया। तुम जीने के लिए क्या करते हो? अकबर बोले। मैं घूमता रहता हूं। आदमी बोला। तुम रहते कहाँ हो? अकबर ने आगे पूछा। हर जगह, जवाब आया। अब तक अकबर झुंझला चुके थे। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक मनुष्य के साथ, शायद, अजनबी ने उत्तर दिया। कोई साधारण आदमी नहीं।
मैं बादशाह हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें शाही मोहर दिखा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बादशाह ने मोहर उस आदमी को दिखाई। पहले तो अजनबी उसे घूरता रहा और फिर जल्दी से उसे अपनी जेब में रखकर भाग गया। तब अकबर को महसूस हुआ उन्होंने क्या किया। चोर, चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वह चिल्लाने लगे। बहुत से लोग उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर के पीछे भागे। अकबर बोले, उसे जाने मत देना। उस अजनबी को जब लोगों ने पकड़ा तो वह उनको हटाते हुए बोला, मूर्खा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं बादशाह हूं। तुम मेरी मोहर देखो, शायद फिर तुम मान जाओ। लोग उससे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए जहां पनाह, हम एक पागल आदमी की बात मानकर ऐसा कर रहे थे। अकबर यह सब देख रहे थे। मुझे इनके ऊपर हमला करने से पहले महल लौट जाना चाहिए, उन्होंने स्वयं से कहा। मुझे विश्वास है कि बीरबल चोर पकड़ने में मदद करेंगे। बीरबल ने हमें अकेले बाहर न जाने के लिए चेतावनी दी थी। ओह, अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? यह सोचते हुए अकबर ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्होंने देखा सामने मेज पर कुछ रखा था। उसे खोला तो उसमें मोहर और एक पर्ची देखकर हैरान हर गए। पर्ची में लिखा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि बिना सैनिकों के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। आज तो आपने केवल अपनी मोहर गंवाई थी, पर इससे बुरा भी हो सकता था। नीचे बीरबल का नाम लिखा था। तो ये बीरबल थे। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। शिक्षा हमें तीव्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है। मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूंगा। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ।
मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, भेले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ना ही डर लगता है तो यह बैंक आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 दोस्तों, अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था। इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कहा। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक 5 बूढ़े बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपनाह, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीलों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था
तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश लिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए। नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 बुद्धिमान चोर, नई मजेदार कहानी। एक बार अकबर के राज्य में एक कुख्यात चोर था जो सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। वह अपनी चालाकी और छुप छुप कर काम करने के लिए बदनाम था। चोर को पकड़ने में असमर्थता से निराश अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने अकबर को सुझाव दिया, महाराज, चोर को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय उसे महल में बुलाएं और उससे पूछें कि वह बिना पकड़े चोरी कैसे कर लेता है। बीरबल के सुझाव से चकित होकर अकबर सहमत हो गया और उसने अपने सैनिकों को चोर को महल में लाने का आदेश दिया। जब चोर आया तो अकबर ने उससे कहा, तुम मेरे राज्य में सबसे कुशल चोर के रूप में जाने जाते हो।
मैं तुम्हारी क्षमताओं से प्रभावित हूँ। मुझे बताओ, तुम बिना पकड़े चोरी कैसे कर लेते हो? राजा के सवाल से हैरान चोर ने जवाब दिया, महाराज, यह कौशल, समय और भाग्य का संयोजन है। लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए, मैं भी कभी कभी अपनी क्षमताओं से चकित हो जाता हूँ। अकबर ने चोर को चुनौती दी, मेरे खजाने में एक कीमती हार है। अगर तुम इसे बिना पकड़े चुरा लेते हो तो यह तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम असफल हो जाते हो तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। चोर को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली और हार चुराने निकल पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि बीरबल ने एक चतुर योजना बनाई थी। बीरबल ने हार के चारों ओर चुपके से एक घंटी लगाई थी, जो हार को हिलाने पर जोर से बजती थी। जैसे ही चोर ने हार चुराने का प्रयास किया, घंटी बज गई, जिससे पहरेदार सतर्क हो गए। पहरेदारों ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और उसे अकबर के सामने ले आए। क्रोधित होकर अकबर ने चोर से स्पष्टीकरण मांगा, तुमने मेरे राज्य में सबसे अच्छा चोर होने का दावा किया था, फिर भी तुम हार चुराने में विफल रहे। क्यों? चोर को एहसास हुआ कि वह चालाकी से मात खा चुका है, इसलिए उसने कबूल किया, महाराज, मैंने सुरक्षा उपायों को कम करके आका। मैं हार स्वीकार करता हूँ। बीरबल की चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। चोर को उसके अपराधों के लिए दंडित किया गया और हार महल के खजाने में सुरक्षित रहा। यह कहानी बीरबल की सबसे चालाक व्यक्तियों को भी मात देने की क्षमता को दर्शाती है और चुनौतियों पर काबू पाने में बुद्धिमत्ता और रणनीति के महत्व को उजागर करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चार दोस्तों, एक बार अकबर के राज्य में एक नाई अपनी दुष्टता के लिए जाना जाता था। वह अक्सर लोगों के बारे में गपशप करता था और झूठी अफवाहें फैलाता था, जिससे राज्य में अराजकता और अशांति फैलती थी। यह सुनकर अकबर ने नाई को अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने नाई से कहा, तुम झूठ फैला रहे हो और मेरे राज्य में परेशानी पैदा कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने तौर तरीके सुधारो, वरना कड़ी सजा भुगतो। हालांकि नाई घमंडी था और उसने अपना व्यवहार बदलने से इनकार कर दिया। उसने राजा का मजाक उड़ाया और अपने दुष्ट तरीकों को जारी रखा। अकबर को समझ में नहीं आ रहा था कि नाई से कैसे निपटा जाए, इसलिए उसने सलाह के लिए बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल ने नाई को सबक सिखाने की एक योजना सुझाई। अगले दिन बीरबल ने एक यात्री का भेष बनाया और दाढ़ी बनाने के लिए नाई की दुकान पर गया। जैसे ही नाई ने उसकी दाढ़ी बनानी शुरू की, बीरबल ने बातचीत शुरू कर दी। उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम राज्य के सबसे अच्छे नाई हो। क्या यह सच है? नाई ने तारीफ से प्रसन्न होकर कहा, हाँ, वास्तव में मैं न केवल सबसे अच्छा नाई हूँ, मैं इस पूरे राज्य में सबसे अधिक जानकार व्यक्ति भी हूँ। बीरबल ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए कहा, सचमुच? तो शायद तुम उस सवाल का जवाब दे सको जो मुझे परेशान कर रहा है। उत्सुकता से नाई ने पूछा, वह क्या है? बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी शेविंग क्रीम में एक गुप्त तत्व है जो इसे सबसे अच्छा बनाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह क्या है? नाई अपनी कथित विशेषज्ञता के बारे में शेखी बघारने के लिए उत्सुक होकर बोला, बेशक, यह एक विशेष जड़ी बूटी है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे राज्य के सबसे गहरे जंगलों से इकट्ठा करता हूँ। यह इतनी दुर्लभ है कि केवल मैं ही जानता हूँ कि इसे कहाँ पाया जा सकता है। बीरबल ने प्रभावित होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और फिर कहा, यह तो दिलचस्प है,
लेकिन मैंने यह भी सुना है कि यह जड़ी बूटी केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसके दाहिने हाथ में 4 उंगलियां हों। क्या यह सच है? अचानक चौंका हुआ नाई जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझका। हाँ, यह सच है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? फिर बीरबल ने अपनी असली पहचान बताई और कहा, क्योंकि तुम देख रहे हो प्यारे नाई, मुझे पता है कि तुम्हारे दाहिने हाथ में केवल 3 उंगलियां हैं। यह महसूस करते हुए कि वह अपने झूठ में पकड़ा गया था, नाई अपने घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा। अकबर, जो पूरी बातचीत देख रहा था, बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुआ और उसने नाई को इस शर्त पर माफ करने का फैसला किया कि वह अपने तौर तरीके सुधारे और अफवाहें फैलाना बंद करे। उस दिन से नाई अपनी ईमानदारी और विनम्रता के लिए जाना जाने लगा, बीरबल की बुद्धिमत्ता की बदौलत। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 सवाल बहुत मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने 3 सवालों पर विचार किया। मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? काम करने का सबसे अच्छा समय क्या है? वे सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं जिनके साथ मुझे समय बिताना चाहिए? उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया। बीरबल, जो हमेशा बादशाह के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते थे, ध्यान से सुनते थे। अकबर ने शुरू किया, बीरबल, मेरे पास 3 सवाल हैं। सबसे पहले, मेरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आप ही हैं। आपकी बुद्धि हमारे राज्य का मार्गदर्शन करती है और आपके लोगों को समृद्धि लाती है। उत्तर से संतुष्ट होकर अकबर ने आगे कहा, बीरबल, काम करने का सबसे अच्छा समय क्या है? बीरबल ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, महाराज, काम करने का सबसे अच्छा समय अभी है। वर्तमान क्षण हमेशा कार्य करने और बदलाव लाने का सही समय होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, बीरबल, मुझे किन सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ समय बिताना चाहिए? बीरबल ने रुककर उत्तर दिया, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण लोग वे हैं जिन्हें आपकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वे आम लोग हो सकते हैं या वे लोग जो न्याय और निष्पक्षता चाहते हैं। आपका समय और ध्यान उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अकबर बीरबल के व्यावहारिक उत्तरों से प्रसन्न हुए और उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। यह कहानी सम्राट के प्रश्नों के गहन लेकिन व्यावहारिक समाधान प्रदान करने में बीरबल की बुद्धिमत्ता और बुद्धि को दर्शाती है, जिससे उन्हें शाही दरबार में सम्मान और प्रशंसा मिली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 गायब सोने के सिक्के, नई मजेदार कहानी। एक बार अकबर के राज्य में एक धनी व्यापारी ने सम्राट को सूचना दी कि उसके सोने के सिक्कों से भरा बैग गायब हो गया है। उसे संदेह था कि उसका नौकर इसे चुरा रहा है और उसने न्याय की मांग की। अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाने वाले अकबर ने बीरबल को मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने नौकर को बुलाया और उससे गायब सिक्कों के बारे में पूछा। नौकर ने किसी भी गलत काम से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया। उसके विरोध के बावजूद व्यापारी ने नौकर को दंडित करने पर जोर दिया। अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाने वाले बीरबल ने सच्चाई को उजागर करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने नौकर को अगले दिन आटे की एक बोरी के साथ महल में आने के लिए कहा। अगले दिन निर्देशानुसार नौकर आटे की बोरी लेकर महल में पहुंचा। फिर बीरबल ने पहरेदारों को नौकर के सिर पर आटा डालने का निर्देश दिया। भ्रमित होकर नौकर ने पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, हम गायब हुए सोने के सिक्कों की तलाश कर रहे हैं। यदि आप निर्दोष हैं तो आटा आपके शरीर पर नहीं चिपकेगा, लेकिन यदि आप दोषी हैं तो आटा आपके शरीर पर चोरी किए गए सिक्कों के अवशेषों पर चिपक जाएगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण नौकर ने परीक्षण के लिए सहमति व्यक्त की। जब पहरेदारों ने उसके सिर पर आटा डाला तो सभी को आश्चर्य हुआ कि आटा उसके शरीर पर बिल्कुल भी नहीं चिपका। बीरबल ने फिर व्यापारी की ओर रुख किया और कहा, ऐसा लगता है कि नौकर निर्दोष है। आटा उसके शरीर पर नहीं चिपका, यह दर्शाता है कि उसने सोने के सिक्के नहीं चुराए हैं। अपने झूठे आरोप से शर्मिंदा होकर व्यापारी ने नौकर से माफी मांगी और बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए धन्यवाद दिया। बीरबल की चतुर योजना की बदौलत सच्चाई सामने आ गई थी और न्याय हुआ। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और सरल लेकिन प्रभावी तरीकों का उपयोग करके जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता को दर्शाती है, जो अंततः राज्य में न्याय सुनिश्चित करती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताएं। 3 परियों की जलक्रीड़ा बहुत मजेदार कहानी। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा बहुत अच्छा लगता था। जब कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन का मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता और वहां की प्राकृतिक शावलियों में खोसा जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सहारे बैठ जाता और वहीं से नदी की चंचल लहरों की सुषमा निहारता रहता। नदी के पास ही अफीम का अड्डा था, जहां नशेड़ी आते जाते रहते थे। इन नशेड़ियों में एक बहुत मजबूत कदकाठी का दबंग व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वह नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और अफीम की पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा। उसे उसकी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। वह मुल्ला नसीरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच ली और टोपी को हवा में उछालकर ही कर हंसने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पीछे पाछ घूमकर देखा तो उसकी बुद्धि ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने की बजाय खीसे निपौर कर मामला रफादफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपीसी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहां वह मुस्टंडा खड़ा रहा, तब तक मुल्ला नसीरुद्दीन अपने हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठे देखा तो वह फिर शरारत पर उतारू हो गया और मुल्ला नसीरुद्दीन के पीछे दबे पांव आकर उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दिया। और बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता हुआ मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था। प्रायः रोज शाम को टहलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन नदी किनारे आता और आम के पेड़ के तने के सहारे बैठता। दूसरी तरफ से अफीम के नशे में मस्त मुस्टंडा आकर उसकी टोपी उछाल देता। मुल्ला नसीरुद्दीन उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन मसोस कर रह जाता। वैसे मुल्ला नसीरुद्दीन उस मुस्टंडे को सबक सिखाने की तरकीबें सोचता रहता था, मगर उसे सबक सिखाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां नोकदार टोपी पहने बैठा देखकर उससे रुआब में पूछा, तुम कौन हो और यह अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो?
मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ और यह जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जलक्रीड़ा देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ। परियों की जलक्रीड़ा? हवलदार चैंका। हाँ, इस टोपी को पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओह, कितनी सुंदर होती हैं परियों, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ यह शर्त भी है कि परी देखने की इच्छा रखने वाला टोपीधारी व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और न देखे। मैंने जब कभी भी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं इस सुख को पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हुआ हूं सुल्तान की तरफ से। लाओ, टोपी मुझे दो। मैं आज परियों की जलक्रीड़ा देखूंगा। तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास रहेगी ही, हवलदार ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की जलक्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देखूंगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया, ध्यान रहे, तुम्हारी नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे। किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की नेकी कतई जरूरत नहीं। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया आम के पेड़ के नीचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्टंडे के आने की इंतजार में। मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रतीक्षा जल्दी ही पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंककर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हुई आंखें खुल भी नहीं पाई थीं कि उसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 कदम पीछे चलता हुआ संभला। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह अभी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसकी गिरेबान थाम लिया और गर्जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई टोपी में हाथ लगाने की, और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन घूंसे गिन रहा था, 31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने से ज्यादा की सजा हो गई। लो, मैं ले आता हूँ टोपी, और मुल्ला नसीरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। मुल्ला वहीं खड़ा हो गया जहां मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिया तो रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्टंडे से पूछा, फिर उड़ाओगे टोपी? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी।
फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहांपनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूँ? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहांपनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहांपनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गईं। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है। सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल, इस बदतमीजी की सजा क्या है, तुम्हें मालूम भी है? बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में?
बीरबल इस बार सच बोले, शराब है हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं हैं। उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है। बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं। हुजूर यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था बगल में हाथी है। पांचवीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवा प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। दोस्तों कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थीं। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया।
उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेश दास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेश दास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेश दास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेश दास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेश दास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेश दास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पर्दे व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेश दास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया। अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ, बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेश दास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। ना, उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेश दास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेश दास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेश दास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, फारस का राजा और बादशाह अकबर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे को पहेलियां व चुटकुले भेजा करते थे। उन्हें एक दूसरे से उपहार प्राप्त करने में आनंद प्राप्त होता था, जिससे उन्हें अपनी दोस्ती को बनाए रखने में मदद मिलती थी। एक दिन बादशाह अकबर को फारस के राजा से एक बड़ा सा पिंजरा और उसमें नकली शेर तथा एक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा था, क्या आपके राज्य का कोई बुद्धिमान व्यक्ति बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर निकाल सकता है? यदि पिंजरा खाली नहीं हुआ तो मुगल साम्राज्य फारस साम्राज्य की संप्रभुता के अधीन आ जाएगा। अकबर ने उत्सुकता भरी नजरों से एक के बाद एक सारे दरबारियों की ओर देखा और कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी अपने क्षेत्र में बुद्धिमान और विशेषज्ञ बिना पिंजरा खोले शेर को बाहर ला सकता है। हैं? क्या कोई? उसने फिर अपने दरबारियों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। प्रत्येक दरबारी अपने अपने आसन पर जमा हुआ बैठा था। सारे के सारे हैरान और परेशान थे, क्योंकि यह उनकी समझ से परे था। वे एक दूसरे को देख रहे थे।
वे सब निराश थे। उस दिन बीरबल दरबार में अनुपस्थित था। वह कहीं सरकारी कार्य से व्यस्त था। अकबर ने सोचा कि काश बीरबल इस समय यहाँ होता। उन्होंने बीरबल को बुलाने के लिए दूतों को आदेश दिया। अगले दिन अकबर अपने सिंहासन पर आराम से बैठे हुए थे। बाकी आसनों पर अधिकृत दरबारी बैठे हुए थे। एक आसन बीरबल के न आने से खाली था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उसने झुककर बादशाह का अभिवादन किया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आदेश है? अकबर ने संक्षेप में उसे पूरी बात बताई और फारस के राजा द्वारा भेजा गया पत्र उसके हाथ में रखा दिया। बीरबल ने लने पत्र पढ़ा और पिंजरे की ओर नजर डाली। बीरबल ने नौकर को बुलाया और एक लोहे की गर्म छड़ लाने को कहा। नौकर ने तुरंत ही आदेश का पालन किया। बीरबल ने लोहे की गर्म छड़ से शेर को छुआ। शेर उस जगह से थोड़ा सा पिघल गया। वह तब तक उसे छूता रहा जब तक पूरा शेर पिघल नहीं गया। फारस का दूत बीरबल की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे जान लिया कि यह शेर लाख का बना हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पत्र के अनुसार यह पिंजरा बिना खोले इसे खाली करना था। लेकिन यह नहीं कहा गया था कि शेर को बरकरार रखना है। मैंने बस यह सोचने की कोशिश की यह लाख का भी बना हो सकता है। फारस का दूत दरबारी अपने राज्य वापस चला आया और उसने बीरबल के बुद्धिमानी की एक और कहानी बताई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।